उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने को लेकर सबसे बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान कर दिया है और सीएम धामी ने ऐलान किया है कि कल यानी कि मंगलवार 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल राज्य की विधानसभा में पेश किया जाएगा। सुबह 11 बजे बिल को विधानसभा में पेश किया जाएगा और इस पर विधानसभा में चर्चा होगी। सीएम धामी ने विपक्ष के विधायकों से भी कहा है कि वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करें, क्योंकि ये बदलाव का कानून है और ये महिलाओं के हक में कानून है। कल उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि पूरे देश के लिए नजीर पेश करते हुए उत्तराखंड विधानसभा में कल यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया जाएगा। और बीजेपी के पास में जितना बहुमत है उस हिसाब से तय है कि बीजेपी इस बिल को बेहद आसानी से पास भी करा लेगी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीस महीनों के लंबे इंतजार के बाद में आखिरकार वो दिन आ गया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट गांव गली शहर से होते हुए विधानसभा की सीढ़ियों चढ़ेगा। इस ऐतिहासिक मौके से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये युगांतकारी वक्त है और सभी को इसका जोरदार समर्थन करना चाहिए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन मंगलवार, विधानसभा के विशेष सत्र का दूसरा दिन। 20 महीनों के लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को यूसीसी का ड्राफ्ट विधेयक के रूप में सदन में पेश किया जाएगा। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश के लोग इस पल का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा यह युगांतकारी वक्त है। उन्होंने विपक्ष से भी अपील की है कि वो सकारात्मक रूप से इस चर्चा में भाग लें। ये बिल हर धर्म हर पंथ के अच्छे के लिए है। समान नागरिक संहिता यूसीसी, जिसकी लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी, प्रदेशवासियों को इसका इंतजार था और हमारे 1.25 करोड़ केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उत्तराखंड की विधानसभा में ये कब आएगा, कब पारित होगा। तो बहुत जल्दी हमारी सबकी जो प्रतीक्षा है वो समाप्त हो रही है और कल इसको हम लोग विधानसभा में प्रस्तुत करेंगे और आगे जो विधेयक के रूप में जो औपचारिकताएं होती हैं, चर्चा होती है, वो सभी चर्चा होगी। मेरा जो हमारे अन्य दलों के भी साथी हैं उन सबसे भी अनुरोध रहेगा, क्योंकि पूरा देश इस समय उत्तराखंड को देख रहा है और एक ये युगांतकारी समय है उत्तराखंड के लिए। पूरी देश की नजर हमारी तरफ है कि ये बिल किस प्रकार से आता है, किस प्रकार की यहाँ चर्चा होती है। सभी लोग सकारात्मक रूप से चर्चा में भाग लें। विधानसभा स्पीकर रितु खंडूरी का कहना है कि ये गौरवपूर्ण क्षण है, महिलाओं के लिए भी और बतौर स्पीकर उनके लिए भी, क्योंकि ये बिल उनके स्पीकर रहते हुए टेबल हो रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने वाला ये बिल ऐसे समय में पेश हो रहा है जब स्पीकर से लेकर चीफ सेक्रेटरी और चीफ जस्टिस तक सभी जगह महिलाएं तैनात हैं। उत्तराखंड होगा जो यूसीसी को लेकर आएगा, एक विधेयक के तौर पर लेकर आएगा, तो हम को गौरव हो रहा है और अच्छा भी महसूस हो रहा है। और साथ ही साथ ये बात भी सही है कि मैं विधानसभा स्पीकर हूं और अगर मेरे समय में हो रहा है तो मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हमारी चीफ सेक्रेटरी भी महिला है, हमारी चीफ जस्टिस भी इस समय महिला है। देश में 50 के दशक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा होती रही है, लेकिन ये चर्चा 2024 में पहुंचकर मंगलवार 6 फरवरी को आकार लेने जा रही है और इसका पूरा श्रेय जाएगा देवभूमि उत्तराखंड को और दशकों बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक बार फिर चर्चाओं में लाने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। तो कल का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है। इसी पर जानकारी के साथ में सुनील नवप्रभात जुड़ गए हैं संवाददाता, और साथ ही अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उत्तराखंड से एडिटर हैं। सबसे पहले सुनील, मैं आपके पास में आऊंगी, बताइए कि कल सरकार की क्या कुछ प्लानिंग रहने वाली है।
देखिए, विधानसभा की इस विशेष सेशन को लेकर जो कार्य मंत्रणा समिति की मीटिंग हुई है, उसके अनुसार कल सुबह 11 बजे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सदन में टेबल किया जाएगा और इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण का जो सप्लीमेंट्री बिल है उसको भी विधानसभा में पेश किया जाएगा। इस पूरे बिल को लेकर, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिल को लेकर आज भी आपने देखा कि माहौल गर्म रहा। भले ही पहले दिन कोई चर्चा नहीं हुई, पहले दिन केवल शोक संवेदनाएं जो संदेश है वो सदन में पढ़े गए, लेकिन पूरे दिन भर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गहमा गहमी रही। विपक्ष अपने रुख पर अड़ा रहा। विपक्ष का कहना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अलग से चर्चा हो, लेकिन इसके साथ साथ प्रश्नकाल भी चले, जबकि सत्ता पक्ष का कहना था कि चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक महत्वपूर्ण बिल है, जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना कि उन्होंने कहा कि ये युगांतकारी समय है जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, महिलाओं के एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं, उनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के एक एक सेक्शन पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए विधानसभा के इस सेशन में और किसी मुद्दे पर भी बातचीत नहीं होगी। अब कल देखना होगा कि कल सुबह 11 बजे जब ये बिल टेबल किया जाएगा, एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। उत्तराखंड के लोगों की तो इस पर नजर होगी ही, देश भर के लोगों की भी कल मंगलवार को 6 फरवरी को 11 बजे जब ये बिल टेबल होगा, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रहेगी। जी, अनुपम त्रिवेदी जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, कल का दिन उत्तराखंड के लिए काफी ज्यादा ऐतिहासिक रहने वाला है। बीजेपी इसे नजीर बता रही है। अगर 2024 के हिसाब से हम इसे देखें, लोकसभा इलेक्शन से जोड़कर, तो क्या ये बीजेपी की तरफ से ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं इसे? देखिए अमरदीप, सबसे पहले तो इस बात को समझते हैं, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहले कहते रहे हैं कि यूसीसी जो हम ला रहे हैं किसी धर्म या संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनको समान अधिकार देने की बात है, जेंडर इक्विलिटी की बात है। चाहे इसमें शादी का मामला हो, चाहे तलाक का मामला हो, प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी का मामला हो, या अडॉप्शन या किसी बच्चे को गोद लेने का मामला हो, इसमें जो सबसे ज्यादा दिक्कतें रही हैं वो मुस्लिम समाज के साथ रही हैं। उत्तराखंड में करीबन 14% से ज्यादा मुस्लिम रहते हैं। तो ये यूसीसी उत्तराखंड में जिस तरीके से पास हो रहा है, ये एक नजीर तो बन ही रहा है। उनको सबसे ज्यादा अधिकार देगा महिलाओं को, ये सरकार का मानना है, ये काफी जो एक्टिविस्ट हैं उनका भी मानना है। अब जैसे मसलन 25% हिस्सेदारी मिलती है मुस्लिम महिलाओं को प्रॉपर्टी में, अगर यूसीसी आता है, यूसीसी का लागू होने के बाद वो सूरत नहीं रहेगी, ये 100% हो जाएगा। तो आपने जैसे कहा कि 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी को इसको फायदा मुझे लगता है कि मिलेगा, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एक समाज में जो है एक संदेश जाएगा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फायदे में जो रहने वाली हो मुस्लिम महिलाएं रहने वाली है, क्योंकि इसके जो कानून है, इसके जो प्रावधान है, उनके फेवर में ज्यादा है। इद्दत है, हलाला है, इस तरीके की प्रथाएं हैं जिससे सबसे ज्यादा भुगतती हैं, वो सबका यहाँ पर एक यूसीसी लागू होने के बाद इस तरीके की प्रैक्टिसेस का अंत होगा। और मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड पहला स्टेट था, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री जब स्टेट में विधानसभा चुनाव थे उस समय उन्होंने घोषणा की थी कि सरकार आती है तो हम इसको लाएंगे। ये पोल प्रॉमिस भी है बीजेपी का। उत्तराखंड में एक लेबोरेटरी की तरह इसको यहाँ पर परीक्षण में किया गया है, और बीजेपी का आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। उत्तराखंड की घोषणा के बाद गुजरात और मध्य प्रदेश, 2 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी रूल्ड हैं, वो भी इस तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी कमेटीज फॉर्म करी हैं। तो यूसीसी को कहें कि एक बड़ा कदम है बीजेपी के लिहाज से, देश के लिहाज से काफी कुछ बड़ा गेम चेंजर है, और निश्चित तौर पे उत्तराखंड बीजेपी सबको इसमें काफी कुछ बदलाव दिखेगा, और बीजेपी को इसमें निश्चित तौर पर पॉलिटिकल फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। मनदीप, तो काफी ज्यादा इससे बदलाव होने की भी जो है उम्मीद जताई जा रही है, जैसा कि अनुपम त्रिवेदी जी यहां पर बता रहे थे। लेकिन 2024 के लिहाज से देखें तो काफी ज्यादा फायदा बीजेपी को हो सकता है। लेकिन अनुपम जी, लगातार हम देख रहे थे कि विरोध के स्वर भी उठ रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ लोगों को भड़काने की कोशिश भी की गई एक तबके की तरफ से, तो क्या उसका भी असर हो सकता है? देखिए, इस तरीके की कोशिशें हुई हैं। निश्चित तौर पे जब कोई बड़ा बदलाव आता है, बड़ा चेंज आता है, तो उसका विरोध उठता है। यहाँ ये इस तरीके का दिखा है। लेकिन आप पॉलिटिकल सीन में अगर देखेंगे, उत्तराखंड के लिहाज से परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो यहाँ बीजेपी को मेजोरिटी है विधानसभा में, तो ये बिल आराम से पास हो जाएगा। कांग्रेस इसको लेकर उहापोह की स्थिति में रही है। जब इसमें सुझाव मांगे जा रहे थे, तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से कुछ खास कहा नहीं। ये प्रकाश में आ चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने इसमें दूसरा स्टैंड दिया, हमने क्यों बात नहीं कही। बहरहाल ये जब पास हो जाएगा तो उसके बाद, जैसे मैंने कहा, एक बड़ा गेम चेंजर होगा। और यहाँ पर खास बात मैं ये भी बताऊं
कि जो ट्रिपल तलाक का कानून बना था देश में, जो मोदी सरकार ने बनाया था, उसकी शुरुआत भी उत्तराखंड से हुई। उत्तराखंड की ही रहने वाली काशीपुर की सायरा बानो, उन्होंने सबसे पहले इसको लेके 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। तो उत्तराखंड इस मामले में कह सकते हैं कि एक गेम चेंजर और एक जैसे एक बिल्डिंग में जब बिल्डिंग बनती है तो एक नींव का पत्थर होता है, उस तरीके की भूमिका में इसमें बंदी। सुनील भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, विपक्ष का क्या कोई रुख साफ होता हुआ नजर आ रहा है? आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी कहा गया कि विपक्ष को भी समर्थन देना चाहिए। अब यहां पर समानता की बात हो रही है, तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से किस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं? क्या कल इस तरह की तस्वीरें विधानसभा से सामने आ सकती हैं कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष का समर्थन करता हुआ नजर आए? देखिए, बिल्कुल ये संभव हो सकता है। जिस तरह से अभी अनुपम जी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ये जेंडर इक्वलिटी की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, तो जाहिर सी बात है 2024 जब नजदीक हो, लोकसभा चुनाव जब नजदीक हो, तो विपक्ष भी चाहेगा कि वो कोई ऐसा कदम न उठाए कि इसका कोई गलत मैसेज सियासी हलकों में जाए। खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विपक्ष लगातार ये बात कहता रहा है कि जब ड्राफ्ट टेबल किया जाएगा, ड्राफ्ट उनके सामने आएगा, उसके बाद ही वो कोई रिएक्शन देंगे। यानी कि विपक्ष भी अभी बीच की स्थिति में है, वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जब ड्राफ्ट सामने आएगा, ड्राफ्ट के एक एक सेक्शन को विपक्ष पढ़ेगा, उसके बाद ही कोई रिएक्शन देंगे। तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष भी 2024 के मद्देनजर और एक पॉजिटिव मैसेज के साथ नपे तुले शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है। और साथ ही अगर सुनील हम मुस्लिम महिलाओं की बात कर ले, तो उनको लेकर अगर हम कहें तो काफी ज्यादा बदलाव होंगे। जिस तरह से जानकारी मिली कि हलाला का जो वो बातें थी वो भी अब खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा तीन तलाक को लेकर पहले भी सरकार कानून बनाया, शादियों को लेकर भी इसमें कानून लाया जाएगा। तो क्या मुस्लिम महिलाओं का कुछ रिएक्शन साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि वो बीजेपी को कितना ज्यादा समर्थन कर रही हैं? क्योंकि इससे पहले भी मुस्लिम महिलाओं के हक में कई ज्यादा फैसले लिए गए हैं और उसका समर्थन भी बीजेपी को दिखा है। तो क्या इस बार भी वो समर्थन मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर ड्राफ्ट को जो अभी तक जानकारी मिली है, क्योंकि लगातार हम इस घटना को कवर कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी के गठन से लेकर आज तक हम कंटिन्यूस इसको कवर कर रहे हैं। जो बातें छनकर आ रही हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो 90% हिस्सा है वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित करता है, उनके हक में ये बनाया गया। खासकर 5 जो मुख्य चीजें अनुपम जी ने बताई कि जिसमें गोद लेने की बात हो, उत्तराधिकार की बात हो, विवाह तलाक की बात हो, ये सारी की सारी चीजें महिलाओं से जुड़ी है। और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं से नहीं, इसमें तमाम चाहे वो हिंदू धर्म की बात कर ले, हिंदू एक्ट की बात कर ले, पारसी की बात कर ले, ईसाइयों की बात कर ले, सबके लिए एक समान रूलिंग होगी। तलाक का एक ग्राउंड होगा जो मुस्लिमों के लिए भी होगा, हिंदुओं के लिए भी होगा, तो पारसी और ईसाइयों के लिए भी एक ही ग्राउंड पर ये होगा। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के दिशा में एक बड़ा कदम होगा। गोद लेने का अधिकार, अगर हिंदुओं को जो गोद लेने का अधिकार होगा, वही अधिकार मुस्लिम धर्म के लोगों को भी होगा, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों के लिए भी होगा। तो एक समानता का कानून है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा मैसेज महिलाओं के हित में जाएगा, महिलाओं के बीच जाएगा कि उनके एम्पावरमेंट के लिए सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने जा रही है। जी अनुपम जी, अगर केंद्र सरकार की बात कर ले तो केंद्र सरकार की भी काफी ज्यादा भूमिका रही है। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि जब उत्तराखंड में इसे लागू कर दिया जाएगा तो उसके बाद में बाकी राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा? और अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो ये उत्तराखंड की सियासत पर किस तरह का असर डालेगा? देखिए अमनदीप, मैंने कहा कि जैसे उत्तराखंड एक सियासी लेबोरेटरी की तरह है इस सारे मामले में। जहां तक यूसीसी का जिक्र है, यूसीसी में उत्तराखंड एक पूरा एक एग्जाम्पल सेट करने जा रहा है। यहां जब बनेगा तो बाकी राज्यों में निश्चित तौर पर असर पड़ेगा। अब देश के ज्यादातर राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है, मुझे लगता है कि वो इस तरफ कदम बढ़ाएंगे। केंद्र में ऑलरेडी यूसीसी को लेके एक्सरसाइज चल रही है, पूरी कसरत चल रही है, वहां अलग अलग लोगों से राय मांगी जा रही है। और उससे पहले उत्तराखंड में इसको लेके क्योंकि कदम बढ़ा दिए थे, तो यहाँ तो ये विधानसभा चंद घंटों में विधानसभा के पटल पे आ भी जाएगा।
और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसमें मध्य प्रदेश है, गुजरात है, 2 बीजेपी रूल्ड स्टेट हैं, वो ऑलरेडी इसमें आगे कदम बढ़ा चुके हैं। उत्तराखंड को देखने के बाद पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने जो कदम लिया उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है, एंडोर्स किया है, और वहां इस चीज को लेकर एक्सरसाइज चल रही है। दोनों राज्य काफी बड़े हैं, राजनीतिक लिहाज से, सियासी लिहाज से इनका बड़ा इंपैक्ट है इन दोनों राज्यों का। तो मुझे लगता है कि बाकी स्टेट भी इसको कॉपी धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि जैसा असर होगा, जो फीडबैक मिलेगा, उसको लेके भी काफी कुछ चीजें आगे को बढ़ेंगी। अमनदीप, यानी कि ये उम्मीद की जा सकती है कि पहले उत्तराखंड में से लागू किया जाएगा, फिर जैसा कि जानकारी दे रहे थे अनुपम जी की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश का भी उन्होंने जिक्र किया, इसके अलावा जो बाकी बड़े राज्य हैं वहां पर भी लागू किया जा सकता है। आप दोनों का जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। मौजूदा विधानसभा सेशन पूरी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पर चर्चा के लिए समर्पित होगा। सोमवार को कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में विपक्ष ने इस बात पर ऐतराज जताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना था कि पिछले साल सितंबर में हुए विधानसभा सेशन का अवसान नहीं हुआ था, जिससे कि वही सत्र जारी है और ये विशेष सत्र नहीं हो सकता है। सरकार सत्र में चर्चा से बचना चाहती है, जिस कारण वो प्रश्नकाल नहीं करना चाहती है। इससे विपक्ष ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया है और साथ ही इस पर स्पीकर से लेकर संसदीय कार्य मंत्री का कहना था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है और कार्यमंत्रणा समिति की मीटिंग में ही अगले दिन का बिजनेस तय किया गया। और मीटिंग में यह भी तय किया गया है कि प्रश्नकाल नहीं होगा और केवल यूसीसी पर चर्चा होगी। विपक्ष यूसीसी पर चर्चा नहीं चाहता है। लेकिन सरकार बचना चाहती है। इतनी उतावली, इतनी हड़बड़ी आखिर क्यों नियमों की अनदेखी की जा रही है? क्यों संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी की जा रही है? और क्यों इसके बाद क्या स्टैंड रहेगा फिर आपका? अब देखिए, हमारे सभी जो नेता, वरिष्ठ विधायक हैं, हमारे साथी, उनके साथ बैठकर चर्चा की जाएगी। सरकार ने सत्र अवसान नहीं किया, स्थगित सत्र को पुनः आहूत करने का काम किया है और उसके बाद कह रहे हैं कि साहब ये विशेष सत्र है। अगर विशेष सत्र सरकार को बुलाना था तो सत्र अवसान करते और फिर यूसीसी पर विशेष सत्र आप बुलाते तो बात बनती। यूसीसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए, उत्तराखंड के लिए गौरवपूर्ण बात है कि हम छोटा सा एक स्टेट इसको लीड दे रहा है पूरे देश में। तो उस वजह से जो निर्णय हुआ है कि कल हम यूसीसी को ले करेंगे। जो हमारा विपक्ष है, न तो उसके पास कोई मुद्दा है, वो मुझे ऐसा लगता है यूसीसी पर व्यापक चर्चा के मूड में नहीं है। वो नहीं चाहता कि यूसीसी यहाँ पे लागू हो और प्रदेश का नाम देश के अंदर एक अच्छे ढंग से लिया जाए, नहीं चाहता है। मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट विधानसभा में रखा जाएगा और बीजेपी से बड़ी उपलब्धि बता रही है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि ड्राफ्ट के पास होने पर मुख्यमंत्री और सभी विधायकों का सम्मान किया जाएगा। वहीं जगह जगह पर मुख्यमंत्री के आभार के लिए प्रोग्राम किए जाएंगे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उन्हें लगता है कि कांग्रेस के विधायक भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में आएंगे और जो ऐसा करेगा उन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। देखना चाहता हूँ कांग्रेस के कितने विधायक हैं यूसीसी के पक्ष में मतदान करेंगे। जो भी कांग्रेस का विधायक, बीएसपी का विधायक यूसीसी के पक्ष में मतदान करेगा, उसका हम कार्यालय में स्वागत करेंगे। यूसीसी को लेकर भले ही विशेष समुदाय के लोगों को आपत्ति हो, लेकिन अब मुस्लिम महिलाएं यूसीसी पर खुलकर सामने आने लगी हैं। वो खुद चाहती हैं कि इद्दत हलाला से उन्हें छुटकारा मिले। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का विरोध भले ही कुछ इमाम संगठन से जुड़े लोग कर रहे हों, लेकिन मुस्लिम महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है यूसीसी का। कई ऐसी महिलाएं हैं जो चाहती हैं कि उन पर कुछ नियम थोपे जाते हैं, इसीलिए उन्हें बेसब्री से इंतजार है एक ऐसे कानून का जो समानता की बात कहे। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको 3 तलाक का है, ऐसा है, कुछ हलाला आपको करना ही करना है। कहीं ये सब चीजें बनाई हुई हैं कुछ मुल्ला मौलवियों ने जो अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं। उन लोगों ने थोपा था मुस्लिम पर। आज मुस्लिम महिला बहुत अच्छा फील कर रही है। यूसीसी के पक्ष में कई मुस्लिम महिलाएं हैं। वहीं मुस्लिम धर्मगुरु कहते हैं कि ऐसा वही महिलाएं कह रही हैं जिन्हें इस्लाम की जानकारी नहीं। जिसको जानकारी नहीं है, जो फंडामेंटलिस्ट हिंदू नहीं है, जो फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम नहीं है, जिसको मजहब की और ईमान की जानकारी नहीं है, वो तो कुछ भी कहेगा। ऐसे तो कुछ मुफ्ती भी कह रहे हैं जो सरकारी मुफ्ती हैं। वैसे यूसीसी में क्या बिंदु हैं, ये जल्द साफ होगा, लेकिन इतना जरूर है
कि प्रदेश में मुस्लिम समाज में भी एक ऐसा वर्ग है जो बेसब्री से यूसीसी का इंतजार कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। अल्मोड़ा में एनएसयूआई ने जय जवान का पोस्टर लॉन्च किया है, जिसमें अन्याय के खिलाफ न्याय का युद्ध कार्यक्रम की भी शुरुआत की। रामनगर में बीजेपी ने लखपति दीदी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें 30 महिलाओं को सम्मानित किया गया। पौड़ी में गुलदार के हमलों पर कांग्रेस नेता गणेश गोडियाल ने संवेदना जताई और कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकना होगा। रुड़की में पुरानी तहसील इलाके में घर में घुसकर महिला पर चाकू से हमला किया गया और इस दौरान घर से जेवर, कैश और मोबाइल भी लूटे गए। शिष्या से बलात्कार के आरोपों में बरी हुए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने कहा कि उन पर राजनीति साजिश में आरोप लगाए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10 फरवरी को अल्मोड़ा के दौरे पर रहेंगे। इसके लिए तैयारियों जोरों पर चल रही है। बागेश्वर में अपनी स्थानीय मांगों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। राज्य की कायाकल्प टीम ने नैनीताल जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और साफ सफाई के साथ ही कूड़ा मैनेजमेंट को भी देखा। महीने के पहले सोमवार को आज बागेश्वर में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें बिजली, पानी, सड़क, राशन कार्ड की ज्यादा शिकायतें आई। रामनगर में वन विभाग ने अलग अलग जगहों पर 2 अजगर रेस्क्यू किए हैं, जिसमें से एक पाइथन घायल है। हल्द्वानी में पिछले 2 दिन से पुलिस एक युवती से बलात्कार के मामले में उलझी रही। हालांकि बाद में पता लगा कि ये मामला झूठा था। दरअसल मुखानी इलाके में रहने वाली एक युवती ने पुलिस में शिकायत देकर कहा था कि शनिवार रात वो शादी समारोह से लौट रही थी, तभी उसे 4 युवकों ने अगवा कर लिया और चलती कार में उसके साथ में गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और मामले के दौरान पुलिस को लड़की के आरोपों में झूल नजर आए। जांच में पता लगा कि लड़की अपनी मर्जी से लड़कों के साथ में गई थी और पुलिस के मुताबिक घबराई लड़की ने डर से गैंगरेप की शिकायत दी। बाद में लड़की ने पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों के सामने महज छेड़खानी की बात स्वीकार की, जिसके बाद 4 युवकों के खिलाफ छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में जुटी है। पीड़िता का जो मेडिकल लिया गया और पीड़िता के दोबारा जो बयान लिए गए और सीसीटीवी का जो सर्विलांस है, उसके आधार पे ये चीज़ आई है कि पीड़िता के साथ में किसी तरीके का दुष्कर्म नहीं हुआ, उसके साथ में केवल छेड़खानी हुई है और पीड़िता ने भी ये चीज़ स्वीकार की है कि उसके साथ में दुष्कर्म नहीं हुआ है। अब ये छेड़खानी मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आगे इसमें विवेचना चल रही है। जो प्रारंभिक पूछताछ उसमें पीड़िता ने कहा कि वो डर गई थी और घबरा गई थी, इसी कारण उसने जो है रेप का मुकदमा पंजीकृत कराया, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि उसके साथ में रेप नहीं हुआ है। यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।